कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट टाइम मैंने आपको नेमिंग सिखाई थी बेटा कि किस तरीके से आईयूपीएस नेमिंग करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसके बाद हम जब लिगेंड्स की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं या फिर मोनोडेंटेड, डेंटिसिटी के बेसिस पे हमने पढ़ा था। उसी सीक्वेंस में एक और स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ध्यान से सुनना है, सिंपल सी बात है, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग का मतलब क्या होता है? चिपकने वाला मतलब। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स और बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट इस तरीके से पढ़ा था हमने। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की बात करती हूँ, तो अगर ये अमोनिया के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो NH3 हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से। एक तो ये वाला कंपाउंड है जिसे ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे 6 की 6 मैं मान लीजिए ये ले लेती हूँ कि अमोनिया है हमारे पास, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो हमने 6 के 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स ले लिए हैं। तो ये है नॉर्मल, हम बात करें मोनोडेंटेट लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड्स किनको बोलते हैं? जैसे जो रिंग बना देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अमोनिया ना होके EN होता। EN कौन सा लिगेंड होता है? इथाइलिन डायामीन, हमने डिस्कस किया था, यानी CH2 यहाँ पे हम NH2 अगर ये वाला लिगेंड की हम अगर बात करें तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, मान लीजिए मैं अब इसके थ्रू यहाँ पे इनको दो ये ले लेती हूँ, दो अमोनिया ले लेती हूँ, तो उसके हिसाब से मैं एक कॉम्प्लेक्स बना के दिखाती हूँ। तो देखिए उस टाइम पे क्या बनेगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, NH2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर रहा है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एक EN इथाइलिन डायामीन क्या कर रहा है, एक साइक्लिक रिंग बना रहा है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक और मान लेती हूँ कि यहाँ पे एक और इथाइलिन डायामीन है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, CH2। जैसे चार्ज को हटा देते हैं, आपको मान के चलना है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ज है, ये वाला छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, NH2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। और दो अमोनिया, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बना रहे हैं, तो एक NH3 ये, एक NH3। ध्यान से देखना बेटा, अब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। इस तरह के लिगेंड्स जो क्या बना रहे हैं, इस तरीके से चिपक रहे हैं, मतलब कैसा नहीं हो गया कि ये वाला लिगेंड जो है वो दो हाथों से पकड़ रहा है, मतलब ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसने एक हाथ मिलाया है, इसने एक हाथ मिलाया है, इसने भी एक हाथ मिलाया है, तो ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन जो ये वाले जो लिगेंड है, जैसे बाइडेंटेट या फिर ट्राइडेंटेट की अगर हम बात करें, तो वो क्या करेंगे, ऐसा है कि EN कुछ इस तरीके से अपने एक हाथ से इससे और एक हाथ इससे, दो तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब कि ये दो हाथ, तो दोनों हाथों से सेंट्रल एलिमेंट को, यानी कि सेंट्रल मेटल को उसने पकड़ लिया है। तो इस तरह से क्या बना रहा है, ये एक साइक्लिक रिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। तो चिलेटिंग लिगेंड्स हम किसको बोलते हैं, जो साइक्लिक रिंग बनाते हैं, जो सेंट्रल मेटल के साथ क्या बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं, उन सभी लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से होंगे, जो भी मोनोडेंटेट को छोड़ दो, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, सारे के सारे जो, क्योंकि वो दो दो तीन तीन हाथों से पकड़ेंगे सेंट्रल एलिमेंट को, यानी कि तीन तीन डोनेटिंग एटम्स हैं उनके पास, दो दो डोनेटिंग एटम्स हैं, तो वो साइक्लिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। अब ये वाली बात, अब क्वेश्चन क्या आता है, अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा, ध्यान से सुनना है, कि एक तो ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई चिलेटिंग रिंग नहीं है, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है,
तो इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी होती है? ध्यान रखना, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके अंदर चिलेटिंग रिंग्स बनती हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये पॉइंट सभी बच्चों को ध्यान से सुन लेना है कि मान लीजिए मेरे से अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है और ये एक मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं अभी आपके साथ कंपैरिजन करवा देती हूँ। जैसे ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स को आप दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हो ना। देखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बुक्स में कैसे दे देते हैं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। इसको पूरा ना लिख के वो पता है क्या करते हैं, वो इस तरीके से EN लिख के ये वाला दिखा देते हैं। EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। इस पूरे नाम को हम EN की फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। तो EN, यहाँ पे भी एक EN लगा दिया हमने, ये वाला हो गया ना। तो एक यहाँ पे क्या है, NH3 और NH3। अब मान लीजिए आपके साथ इसी तरीके से 3 कंपैरिजन दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास ये है कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव, एक ये वाला कंपाउंड है। एक मेरे पास है कोबाल्ट, एक EN है, EN तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और 4 NH3 है। NH3 के कितने हैं, 4, ठीक है। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। थर्ड कॉम्प्लेक्स है मेरे पास COEN का ट्वाइस, ये हमारे पास 2 हैं, और NH3 कितने बच गए फिर, ये 2 है तो 4 हाथ मिला लेगा, ये 4 बना देगा, तो 2 बच गए ना, 2 NH3। और यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव, और एक कॉम्प्लेक्स और दे दिया जाए COEN का थ्राइस, ठीक है, और 3 पॉजिटिव। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए। तो आपको ध्यान रखना बेटा, जिसमें ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स है, यानी कि इसके अंदर बाइडेंटेट मतलब जो 2-2 हाथ मिलाने वाले हैं वो ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड वाला, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें कोई चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। इसमें चिलेटिंग लिगेंड कितने हैं, 3। इसमें चिलेटिंग लिगेंड कितने हैं, 2। इसके अंदर चिलेटिंग लिगेंड कितने होते हैं, इसके अंदर है 1। तो ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भाई इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आते हैं। एक्चुअली रीजन क्या होता है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजन होता है क्योंकि उससे जो सिस्टम की एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एंट्रोपी कहीं पे भी इंक्रीज होती है तब तो थर्मोडाइनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी एंट्रोपी, ये वाला जो होता है इसमें एंट्रोपी ज्यादा होती है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपली ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ध्यान रखना, चिलेटिंग कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, तो ये था हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब 2 चीजें होती हैं बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे वापस से लेके आती हूँ फर्स्ट वाले पेज पे। इस पे हम जब हम इस वाले कंपाउंड की बात करें, तो जो ये मैंने लिखा है इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं ना, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव। अब आपसे पूछा जाएगा, जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उसके पास 2 वैलेंसी होती है, 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब वर्नर्स थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे 2 टाइप की वैलेंसीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी 2 वैलेंसी होते हैं, 2 वैलेंस, एक होती है बेटा जो प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट को बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी। तो जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है उनके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यानी कि जब भी हमसे पूछा जाए कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो हमें जो सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, उसको बताना होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है जब आप उसकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताते हो। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है, जब आप
अब मान लो मैं ये पूछती हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स की बताइए प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो मैं क्या बताऊंगी, इसके ऊपर कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो मैं बोलूंगी कोबाल्ट की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +3। ठीक है, तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है 3 या फिर +3 लिख सकते हो। अब आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ध्यान से सुनना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, यानी जितने बॉन्ड बनाता है, जितने हाथ मिलाता है, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका कोऑर्डिनेटेड नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो आप क्या बोलोगे, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है 6। तो दो चीजें समझ आनी चाहिए, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है यहाँ पे 6 है। तो जब भी आपसे पूछे तो दो चीजों के बारे में, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो मेन जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो है वर्नर्स थ्योरी। तो अभी तक जो हमने किया था वो सिंपल हमारी डेफिनेशंस और IUPAC नेमिंग हमने की है। अब हमारी डिफरेंट थ्योरीज, 3 थ्योरीज आएंगी बेटा, देखो ध्यान से सुनना है, जो आपके सिलेबस के अंदर है वो 3 थ्योरीज हैं। एक तो है वर्नर्स थ्योरी, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आएगी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपका जो अभी जो चैप्टर बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 3 टॉपिक हमारे स्टार्ट करने रहते हैं, यानी जो हमें डिस्कस करने हैं। उससे पहले वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। जब आप बुक उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि जब जो IUPAC ये वाला टॉपिक है नेमिंग वाला, उसके बाद एक तुम्हें एक टॉपिक और दे रखा है, दैट इज द आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म वाला 2 पेजेज पे या फिर 3 पेजेज पे तुम्हें एक पूरा टॉपिक मिलेगा, वो आपके सिलेबस में अब की बार नहीं है। ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म पहले आता था, बिल्कुल हम करवाते भी थे उस चीज को, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लेकिन अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करवाएंगे। तो जब आप नोट्स बनाओगे और पढ़ोगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये वाला टॉपिक अब की बार नहीं है। हम डायरेक्ट किस पॉइंट पे आएंगे, वर्नर्स थ्योरी के ऊपर आ जाएंगे। तो जब भी आप पढ़ो, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो आपको ये जरूर देख लेना है कि जिस टॉपिक पे आप टाइम लगा रहे हो वो आएगा या नहीं आएगा सिलेबस के अंदर। तो ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी, यानी कि वर्नर जो स्टार्टिंग हुई थी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स यानी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, वो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे वर्नर, जिन्होंने इनके बारे में फाइंड आउट किया था, यानी इनके बारे में पता लगाया था। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मान लीजिए बेटा कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि कैसे पता चला कि इस तरह के कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे देखते हो कि आप जैसे ही सो के उठते हो सुबह, मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाती है। ठीक है, हम ऐसे मान के चलते हैं कि काफी सारे मेंबर्स का घर है। ठीक है, और उसके अंदर जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि चोरी हो गई है घर में। और जब आप घर सभी को चेक करते हो तो आप देखते हो कि घर के 2 मेंबर गायब हैं, मतलब घर में चोरी हो गई है, कुछ सामान आपको मिल नहीं रहा है, और वहां से 2 मेंबर गायब हैं, मतलब आप उनको ढूंढा, आपने खूब सारा ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रही। तो आपका पहला जो शक जाएगा वो किसके ऊपर जाएगा, यानी कि आपका ये नहीं होगा कि जो भी 2 मेंबर गायब हुए हैं, आपका पहला दिमाग में यही आएगा कि जो 2 मेंबर गायब हुए हैं पक्का उन्होंने उनकी कुछ तिकड़मबाजी की है उन्होंने। ठीक है, और अब वो मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे यही स्टोरी चलती है, यानी आई ऐसे ही वर्नर्स की थ्योरी स्टार्ट हुई थी, वर्नर को ऐसे ही डाउट हुआ था। तो कैसे बात करेंगे, ध्यान से सुनना है। वर्नर्स थ्योरी ये स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने जब देखा कि जब वो COCl3, ध्यान से देखना है, COCl3 को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ध्यान से देखना है, पहले वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या देखते हैं कि यहाँ से 6 अमोनिया लेते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से COCl3 को जब रिएक्ट करवाते हैं 5 अमोनिया के साथ,
उसी तरीके से COCl3 को वो 4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाता है, ठीक है। और इसी तरीके से COCl3 को वो 3 अमोनिया मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाता है। एक्चुअली उसे क्या दिखता है, उसे हर एक बार घपलेबाजी दिखती है। कैसे, अभी बताएंगे। देखो क्या हुआ होगा, इन सब में हुआ क्या है एक्चुअल में, कंपाउंड कैसे बने हैं, जब हम ये इसके साथ रिएक्ट किया होगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि अब तो हमें पता है, उसको तो पहले नहीं पता था ना। उसने, चलो मैं आपको बताती हूँ, उसने क्या किया, जब इसका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, जैसे मैं आपको पहले लिख के बता देती हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेटा CONH3 6Cl3, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CONH3 5Cl, और बाहर कितने बच गए, 2 Cl। जब इसको इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CONH3 4Cl2, क्योंकि 6 करने हैं ना हमें, 5 और 1 6, और 2 Cl अंदर चली गई तो 1 Cl बाहर रह गया। और अब लास्ट वाले में जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले में, लास्ट वाले में प्रोडक्ट बनेगा CONH3 थ्राइस Cl3, ये वाला। अब कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे बहुत बड़ा, किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। उनको प्रॉब्लम क्या थी, जब उन्होंने देखा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आपसे बात की थी, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी बेटा, कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो आयंस हैं वो, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम वो आयनाइज नहीं होते हैं। तो ये वाले जो पार्ट हैं, जो बाहर वाला है, ब्रैकेट के बाहर वाला है, ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, जबकि मतलब आयंस में मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर चला गया ना, वो टेस्ट नहीं देगा। जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व करोगे, जैसे मान लीजिए हमने इसको पानी के अंदर डिजोल्व करवाया, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मान लीजिए हम किसके बारे में बात करें, CONH3 5Cl और Cl2, मैं इसके बारे में बात करती हूँ बेटा। तो अगर इसको आप पानी के अंदर डिजोल्व करवाओगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक होगा CONH3 5Cl, ये वाला पूरा आयन, और क्योंकि इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है 2 पॉजिटिव आएगा। जो नीचे होता है ना, आपको कैसे बनाना है, ये जो नीचे होता है उसको यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे आप पहले वाली क्लासेज में करते थे। यहाँ पे 1 है, इसलिए इसके साथ 1 नेगेटिव, पहले वाले पे नेगेटिव पॉजिटिव आता है, बाद वाले पे नेगेटिव आता है। तो इसको जब तोड़ना पड़े तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कैसे करना है, सिंपल है बेटा, जो यहाँ पे लगा होता है उसको यहाँ पे चार्ज में भेज दो, जो यहाँ पे होता है उसको यहाँ पे चार्ज में भेज दो, सिंपल। तो आप ऐसे लिख देते हो। तो इस तरीके से आयंस, मैंने आपको बताया, जब ये Cl नेगेटिव फ्री है ही नहीं, जब ये फ्री नहीं है, तो जब इसको टेस्ट करके देखोगे तो आपके Cl नेगेटिव कितने हैं, टोटल 2 हैं, वैसे तो ये नंबर तो 2 ही है, ठीक है। तो 2 Cl नेगेटिव के लिए टेस्ट हो रहा है, लेकिन जब उसने स्टार्टिंग लिया था, देखो ध्यान से देखना है, मैं किसको लेके चल रही हूँ, मैं इस वाले को उठा के चल रही हूँ। अभी मैंने क्या किया था, उसने जब कंपाउंड लिया था तो उसने क्या लिया था, COCl3 को लिया था, ठीक है, और 5 अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया था। जब उसने इसको रिएक्ट करवाया तो फाइनल प्रोडक्ट ये मिल गया, ये, ठीक है। ये मिलने के बाद इस जो ये बना, उसमें 2 Cl बाहर है। तो देखो स्टार्टिंग में तो उसने COCl3 लिया, तो उसके पास, उसको पता था कि मेरे पास 2 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन है। लेकिन जब उसने टेस्ट करके देखा बेटा, ठीक है, तो टेस्ट के टाइम पे वो क्या देखता है कि सिर्फ 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट आ रहे हैं, 1 क्लोराइड आयन के लिए तो टेस्ट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट आ रहे हैं। तो उसको ये समझ आ गया कि कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे घपला है, यानी कि एक क्लोराइड आयन कहीं ना कहीं गायब हो गया है। वो किस तरीके से गायब हुआ है, अब दूसरा घपला उसने क्या देखा कि भाई क्लोराइड भी नहीं आ रहा है, और कोबाल्ट, कोबाल्ट भी तो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये कोबाल्ट ब्रैकेट के अंदर है, क्लोराइड भी ब्रैकेट के अंदर है। फिर उसने सोचा कि चलो एक क्लोराइड तो गायब है, मैं कोबाल्ट को और देख लेता हूँ। तो कोबाल्ट भी गायब है, कोबाल्ट के लिए भी टेस्ट नहीं आएगा। कोबाल्ट के लिए टेस्ट कैसे आएगा, क्योंकि तो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाले तो आयंस की फॉर्म में निकलेंगे नहीं। तो उसको ये लगा कि पक्का कोबाल्ट ने और क्लोराइड ने पक्का कुछ घपलेबाजी की है, यानी उन्होंने आपस में कुछ बॉन्डिंग कर ली है,
जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था वर्नर्स थ्योरी स्टार्टिंग करने से पहले कि बेटा जब जो चीजें दो दो चीजें गायब हो जाएंगी तो हमें क्या मतलब मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई है और कोई भी दो सोनू मोनू जो भी दो बंदे गायब हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि उन दोनों की आपस में घपलेबाजी की है, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, पक्का उनकी घपलेबाजी है। यहाँ पे भी यही हो रहा था, वो जो डाल रहा था यानी कि जब यूज कर रहा था तो उसको पता था कि मैंने कोबाल्ट को भी यूज किया है और क्लोराइड को भी यूज किया है। और जब उसने अमोनिया के साथ 5 अमोनिया, जैसे मैंने अभी लास्ट में दिखाया, जब उसने 5 अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो नहीं आ रहे हैं भाई रिएक्शन के बाद, यहाँ पे ना तो कोबाल्ट दिख रहा है और ना ही एक क्लोरीन दिख रहा है, तो पक्का कोबाल्ट के साथ क्लोरीन की कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो गई है, पक्का वो गायब हो गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाया है। तो अब उसको ये डाउट होने लग गया था भाई कोबाल्ट तो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एक कंसेप्ट समझ आया उसको कि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। इतनी बात समझ आने के बाद अब वही है, कुछ डाउट हो जाएगा तो क्या करेगा बंदा, और करके देखेगा। ठीक है भाई अब देखता हूं मैं दोबारा से, अब की बार मैं 4 अमोनिया यूज करके देखता हूँ। जब उसने 4 अमोनिया को यूज करके देखा, यहाँ पे सिर्फ 4 अमोनिया के मोलिक्यूल लिए, तो कोबाल्ट ने क्या किया बेटा, चारों अमोनिया ले लिए और 4 तो थे ही, 2 और ले लेगा क्लोरीन, एक क्लोरीन को बाहर छोड़ा। अब उसने एक ही क्लोरीन को बाहर छोड़ा, ये स्टार्टिंग में 3 क्लोराइड यूज किए थे, यहाँ पे एक क्लोराइड बाहर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 क्लोराइड कहाँ गई और कोबाल्ट कहाँ गया, तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी है। इसी तरीके से उसने यहाँ पे इसके लिए करके देखा, तो उसने बहुत सारे कई सारे, फिर उसने ये डाउट होने के बाद बार 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 अलग अलग नंबर जो अमोनिया के लेके उसके साथ रिएक्शन करके देखी उसने, तो उसको क्या दिखा, देखो एक चीज और उसने स्मार्टली काम किया। उसको लगा चलो ठीक है, मैं एक बार इसको क्योंकि ये आयनिक, ठीक है भाई ये तो आयंस में नहीं टूट रहा है लेकिन बाकी तो आयनिक पार्ट है, उसने क्या किया इनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको देखा कि ये कितना कंडक्शन करते हैं, यानी कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रोलाइट ये है और 3 ये हैं, तो 3 और 1 कितने इलेक्ट्रोलाइट हैं टोटल, 4। इसमें कितने हैं, कितने आयन्स हैं, एक तो ये आयन है और 2 बाहर आयन है, तो टोटल कितने आयन है, 3। इस वाले में एक तो ये है और एक ये है, तो इसमें आयन कितने हैं, 2। और इसके अंदर सिर्फ एक ये वाला बचता है, यानी ये भी आयन नहीं है, हम ऐसे बोले कि तो आयन है ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं बाहर। तो हमारे पास कितने हैं, 4 3 2, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी क्योंकि जितने ज्यादा आयंस होते हैं उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद कंडक्टिविटी इस वाले की ज्यादा होगी, फिर इस वाले की। तो उसने देखा कि अगर मैं ये करता हूं तो कंडक्टिविटी भी अलग आ रही है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अलग अलग बन रहे हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं ये सारे के सारे। तो इसकी उसको इतनी बात समझ आने लगी कि पक्का यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसको समझ आया कि यहाँ पे अलग अलग ये डिपेंड कर रहा है कि मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो कितने यूज कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना मेन पॉइंट आने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, देखो अब एक क्वेश्चन बनता है जो एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनता है एक्चुअली, वो जैसे मैं ये बता रही हूँ कि बाहर कितने सीएल हैं उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि उसको पता चल गया कि जो ये बाहर 2 सीएल हैं, तो उसको कैसे पता चला कि 2 ही सीएल हैं, एक्चुअली वो किसके साथ टेस्ट करवा रहा था, देखो ध्यान से देखना। यहाँ से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे मान लीजिए CONH3 5Cl यानी कि Cl2, तो ये जो क्लोराइड आयंस है जो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, ये बाहर है जो ब्रैकेट से बाहर, ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में जा सकता है। इनको टेस्ट करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, ध्यान से देखना है, सिल्वर नाइट्रेट बेटा एक जो Ag होता है ये फटाक से Cl नेगेटिव को उठा लेता है और किस फॉर्म में बदल जाता है, AgCl की फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो एक Ag एक Cl को लेगा। अगर यहाँ पे 2 Ag हैं यहाँ पे
दो Ag मतलब दो Cl हैं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें? दो AgCl के मॉलिक्यूल मिलेंगे और यहाँ पे दो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यूज होंगे। पॉइंट क्या है, जब उसको दो AgCl के पॉइंट मॉलिक्यूल मिले तो उसको समझ आ गया कि यहाँ पे दो ही क्लोराइड हैं। अगर यहाँ पे तीन होते तो हमें यहाँ पे तीन मिलने चाहिए थे। यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है, मतलब कि एक आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बोल सकती हूँ कि ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो ये पूछेगा, कोई भी एक कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कि इसके साथ रिएक्ट करवाएं या फिर किसी और के साथ रिएक्ट करवाएं तो AgNO3 के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, सिल्वर नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे बेटा दो है तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे और दो ही क्या बनेंगे, AgCl बनेंगे। अब इस वाले में पूछा जाए, मान लीजिए इस कंपाउंड को, अब एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे पूछ लेता है कि बताइए, अब मैंने वो पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही आएगा क्वेश्चन। अब आपसे हो सकता है वो ये वाला क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए CONH3 6 और Cl3 है आपके पास, ये पूछ ले आपसे कि बताइए इसके अंदर जो ये Cl है यहाँ पे कितने AgNO3 के मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पे तीन Cl बाहर हैं, तो AgNO3 के सिल्वर नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, तीन सिल्वर नाइट्रेट के मॉलिक्यूल यूज होंगे और हमें तीन AgCl मिलेंगे। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि एक कितने AgCl मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, तो आपको कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारे बाहर निकल जाते हैं AgCl की फॉर्म में। तो इस तरीके से तो एक क्वेश्चन ये वाला बनता है और इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, तो आपको करना है ये वाला। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाम से देखते ही, कंपाउंड देखते ही समझ आ जाता है कितने बनेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब उसने क्या बताया, तो उसने जितने ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसने इतनी बात आपको समझ आ गई बेटा, उसने एक्सपेरिमेंट में दो चीजों को इंक्लूड किया। एक तो उसने कंडक्टिविटी देखा और उसने AgNO3 के साथ रिएक्शन करा के देखी। उसने देखा कि जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो यहाँ पे तीन मिलते हैं हमें AgCl, यहाँ पे दो और यहाँ पे एक। ठीक है, उसमें कोई AgCl नहीं मिलता है, तो यहाँ पे सारे के सारे गायब हो गए क्लोराइड। तो इतनी बात उसको समझ आने के बाद उसने जो वर्नर्स की जो थ्योरी थी बेटा, उसकी मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं लास्ट में। उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, वर्नर का जो सबसे, वर्नर की जो थ्योरी थी वो आई थी 1893 के अंदर। वर्नर ने सबसे मेन पॉइंट दिया कि दो टाइप्स की, सबसे मेन पॉइंट, यानी कि जब आप लिखते हो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, तो उसमें लिखते हो कि दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। उसने मेन पॉइंट बताया कि टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, सबसे पहला बताया कि दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, वैलेंसीज होती हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनती हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले वाला एग्जांपल लेके चले, तो मैंने पहला जो एग्जांपल बनाया था वो क्या बनाया था बेटा, CONH3 ध्यान से देखना है। अब आपको बुक के हिसाब से कैसे दे रखा है उस चीज को ध्यान रखना है। देखो Cl3, अब ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक बात को समझना है आराम से। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ, CO, यहाँ पे 6 NH3 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 और ये वाला भी NH3, यहाँ से NH3। ठीक है, मैंने बना दिया CONH3, ये बना दिया है। अब ये जो डार्क लाइंस हैं, ये जो डार्क लाइंस है ये किसको बता रही है बेटा, ये प्राइमरी वैलेंस सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी को बता रही है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब ये जो क्लोराइड है ये तो बाहर है, तो इनको हम अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे कोबाल्ट की, कल आपने IUPAC नेमिंग की थी तो किया भी था। हम क्या कर रहे थे, इसको X, इसको हम NH3 के लिए 0 और कोबाल्ट के सॉरी क्लोराइड के लिए कितना हो जाएगा, -1, 3 के लिए कितना हो जाएगा, -3 = 0। तो X के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +3। तो जो ये कोबाल्ट के ऊपर +3 आ रहा है वो बाहर वाले क्लोराइड की वजह से भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्राइमरी सी है, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस वाले को हम ऐसे अटैच कर दें, क्योंकि ये बाहर है इसलिए हम Cl को ऐसे लिख रहे हैं, देखो देखो ध्यान से।
तो Cl और Cl ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करवा दे, क्योंकि ये डार्क लाइन से किसको रिप्रेजेंट कराना है, जो लिगेंड की तरह काम कर रहा है। डॉटेड लाइन से हमें किसको रिप्रेजेंट कराना है बेटा, जिसकी वजह से कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आ रहा है, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव था, Cl के ऊपर 3 नेगेटिव था, तभी तो ओवरऑल ये 0 था ना। ठीक है, तो दो टाइप की वैलेंसी, तो आप क्या लिखोगे, ये तो है सेकेंडरी वैलेंसी, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट करवाया है उसको बोला उसने प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक कंपाउंड और लेती हूँ आपके पास, हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोबाल्ट NH3 5Cl। अब इसमें ध्यान से देखना बेटा, Cl और Cl2 ये वाला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा हमारा वर्नर्स थ्योरी। तो ध्यान से देखना है। देखो अब मैं पहले तो इस वाले को सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कराती हूँ, तो CO NH3 5 तो NH3 लगा देने हैं, तो NH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, Cl को लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे Cl को लगा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ये डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करा दिया है। अब जो बाहर बचा हुआ है ऑब्वियस, वो उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट कराएंगे, जो बाहर बचा हुआ है इसको हम सिंपली जो हमारा डॉटेड लाइंस है, तो देखो क्योंकि ये Cl और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा Cl, लेकिन क्या CO के ऊपर 3 पॉजिटिव नहीं आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा। देखो x प्लस 0, ठीक है, और इसकी वजह से -1 और ये 2 -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना है +3। तो जो ये क्लोरीन है ना, जो ये वाला क्लोरीन है बेटा, जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कराया था, जो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी तो आ रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसके साथ हमें डॉटेड लाइन भी रिप्रेजेंट करानी पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 ये 3 डॉटेड लाइन होंगी, तभी इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो ये वाला क्लोराइड है, जो ब्रैकेट के अंदर जो क्लोराइड है, वो सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर भी जा रहा है, प्लस क्या कर रहा है बेटा, ये जो चार्ज है उसको इम्पार्ट, कोबाल्ट के ऊपर जो 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, उसको भी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो इसलिए मैंने जो ये वाला कोबाल्ट है इसके साथ डॉटेड लाइन भी लगाई है और डार्क लाइन भी लगाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ये वाला हो गया हमारा वर्नर्स थ्योरी। तो आज हमने वर्नर्स थ्योरी कर लिया है, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आगे हम मतलब जो अगली वाली जो विविडिटी थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो बेटा आप हैंड रेज कर सकते हो अभी।